हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ। टॉड अंकल की मौत उसी रात हुई थी जब मैं पैदा हुआ था। वह एक कार हादसे में मारे गए थे जब वह अस्पताल जा रहे थे। मेरी माँ के पास पहुँचने की जल्दी में जब उनकी प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी, माँ हमेशा कहती थी कि वह उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, वही एक जो उन्हें सच में समझते थे। मेरे माता पिता के तलाक के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वह पहले से कहीं ज़्यादा अकेला महसूस करती थी। मेरे अलावा और शायद टॉड के अलावा वो किसी और के साथ उतना अच्छा महसूस कभी नहीं करती। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा, मैं 5 साल का था। मेरे पिताजी मुझे एक मेले में ले गए थे। ये वीकेंड का समय था, पर अजीब मुलाकातों में से एक जहां वो खोए हुए समय की भरपाई करने की बहुत कोशिश करते थे। मुझे याद है कि मैं चमकती रोशनियों और पॉपकॉर्न की खुशबू के बीच दौड़ रहा था जब अचानक मुझे ठंड महसूस हुई। तभी मैंने उन्हें देखा। एक आदमी भीड़ के बीच में स्थिर खड़ा था, मुझे घूर रहा था। वह हिला नहीं, कुछ बोला नहीं, बस देखता रहा। उसमें कुछ गलत लग रहा था, थोड़ा कुछ अजीब। जब मैंने अपने पिता की बाह खींची और पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। 12 साल की उम्र में मैंने उन्हें फिर से देखा। इस बार मैं अपनी माँ के साथ मॉल में था। वह मेरे लिए कपड़े चुनने की कोशिश कर रही थी, बात कर रही थी कि मैं कितना बड़ा हो रहा हूँ। तभी मुझे वही ठंडक महसूस हुई। फूड कोर्ट की दूसरी तरफ 2 कियोस्क के बीच वह बिना हिले टुरे खड़ा था। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी। मैंने उसे तब पहचाना, वो मेरी माँ की रखी तस्वीरों जैसा दिखता था। टॉड अंकल, लेकिन वह उम्र में बड़ा था, थका हुआ। उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। मैंने उसे दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं बोला वह गायब हो चुका था। साल बीतते गए और वह दिखते रहे, कॉन्सर्ट में, भीड़ वाली दुकानों में, यहाँ तक कि मेरी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन में भी। हमेशा पीछे, हमेशा घूरते हुए। मैंने अपनी माँ को उनके बारे में बताना बंद कर दिया। मैं जानता था कि वह उन्हें याद करती हैं और मैं उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था, या फिर उन्हें यह सोचने पर मजबूर करना कि मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन दिल में मैं जानता था कि यह दिमाग का कोई खेल नहीं था। वह वाकई में वहीं थे और वह किसी रक्षक की तरह मेरी देखभाल नहीं कर रहा था। वह मुझे ऐसा देख रहा था जैसे कि मैं उसका था। मेरे 25वें जन्मदिन पर सब कुछ बदल गया। मैंने दोस्तों के साथ एक बार में पार्टी रखी थी, लेकिन इस बार वह फिर से दिखे और वो अलग थे। वह सिर्फ वहाँ खड़ा नहीं थे, वह मुस्कुरा रहे थे। फिर वह मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं भीड़ को धकेलते हुए निकला। मेरी सांसें गले में अटक गईं और मैं बाहर की ओर भागा, हवा के लिए बेताब। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था। जब मैं पीछे मुड़ा, वह गायब हो चुके थे। लेकिन पहली बार मुझे एक डरावनी बात समझ में आई। टॉड अंकल मेरी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे थे और वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। उस रात के बाद मैं इस एहसास को भुला नहीं पाया कि कुछ बदल गया था। टॉड अंकल हमेशा वहीं थे, पीछे छिपे हुए, देखते हुए।
लेकिन अब वो पास आ रहे थे। मैं उसे और ज्यादा अक्सर देखने लगा था, सिर्फ भीड़ में ही नहीं बल्कि परछाइयों में, खिड़कियों में, मेरी नजर के कोने में जब मैं अकेला होता था। शुरू में यह हल्का था, मैं किसी दुकान के सामने से गुजर रहा होता और उनका चेहरा शीशे में देखता। सड़क की दूसरी तरफ से घूरते हुए मैं मुड़ता और वहाँ अजनबियों के सिवा कुछ न होता। या मैं रात में अपने बेडरूम के आईने में उसकी एक झलक देखता, बस 1 सेकंड के लिए, जबकि मेरा अपना प्रतिबिंब वापस आ जाता था। फिर सपने शुरू हो गए। मैं आधी रात को जाग जाता, कमरा असहनीय रूप से ठंडा होता, मेरी सांसें अंधेरे में दिखाई देती, मैं कदमों की आवाज सुनता, धीमी, सोची समझी, मेरे बिस्तर के चारों ओर घूमती हुई। लेकिन चाहे मैं कितनी जल्दी रोशनी जलाता, कोई वहां नहीं होता। एक रात मैं फुसफुसाहट की आवाज से जागा। मेरा शरीर जड़ हो गया था, मेरे अंग हिलने से इनकार कर रहे थे। आवाज धीमी थी, विकृत, जैसे पानी के नीचे से आ रही हो। मुझे समझने में एक पल लगा कि वह क्या कह रही थी। तुम्हें मेरा होना चाहिए था। उसके बाद ये आवाज सुनकर मुझे नींद नहीं आई। आखिरकार मैंने टूटकर एक दिन अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने रसोई की मेज के किनारे को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो खुद को संभाल रही हो। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, वह फुसफुसाई। मैंने सोचा मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जो उन्होंने पहले कभी साझा नहीं किया था, कि जब वो मुझे पेट में लिए थी तब टॉड अंकल को एक जुनून सा था। उनके पास अपना कोई बच्चा नहीं था और माँ के एकमात्र भाई के रूप में उन्हें मुझे अपना दूसरा मौका समझा। वह लगातार इस बारे में बात करते रहते थे कि वह मेरी परवरिश में माँ की मदद कैसे करेंगे, कि मैं उनका होने के लिए ही बना था। मेरे पिता ने मजाक किया था कि टॉड ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे जन्म के बारे में मेरे अपने माता पिता से भी ज़्यादा उत्साहित थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मेरी माँ ने स्वीकार किया, वह अभी भी उसे महसूस करती थी। मेरी नर्सरी में अजीब चीजें होती थीं, ठंडे स्थान, अपने आप हिलते खिलौने। कभी कभी वह जागती और कसम खाती कि उन्होंने एक आदमी की आवाज सुनी है जो मेरा नाम फुसफुसा रही है। उन्होंने खुद को यकीन दिला लिया था कि यह सिर्फ दुख था, लेकिन अब मुझे देखकर मैं उनकी आंखों में देख सकता था कि वह पक्की नहीं थी। मुझे लगता है वह अभी भी यहाँ है। मैंने कहा, मेरी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मेरी माँ ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में आंसू भरे थे और मुझे लगता है वह तुम्हें वापस चाहता है। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं अब और नहीं भागूंगा। अगर टॉड अंकल मुझे चाहते हैं तो उन्हें खुद को दिखाना होगा। मैंने अपने आईने के सामने एक कुर्सी लगाई, सारी रोशनियां बंद कर दी और बैठ गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं उसे अपने कानों में सुन सकता था। टॉड अंकल, मैंने कहा। मेरी आवाज स्थिर थी। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ हैं। आप मेरी पूरी जिंदगी मुझे देख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं मुझसे? एक लंबे पल तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खामोशी। फिर तापमान गिर गया, मेरी सांसें
मेरे सामने धुंध बन गई और आईने में मेरे प्रतिबिंब के ठीक पीछे टॉड अंकल दिखाई दिए। वो पहले से कहीं ज्यादा पास थे और इस बार वह मुस्कुरा नहीं रहे थे। मैं हिल नहीं सका, मेरी सांस मेरे गले में अटक गई, जैसे मैंने आईने में देख रहा हूँ टॉड चाचा की प्रतिबिंब को ठीक मेरे पीछे खड़े देख रहा था। उनका चेहरा खोखला था, उनकी त्वचा थोड़ी बहुत पीली, उनकी आंखें काले गड्ढे जो रोशनी को निगल लेते थे वैसी थीं। वो अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो यहाँ थे। एक धीमी बर्फीली सांस मेरी गर्दन पर सरकी और आवाज आई, तुम्हें मेरा होना चाहिए था। उनकी फुसफुसाहट इस बार मेरे सिर में नहीं थी, ये ठीक मेरे पीछे थी। मैं इतनी तेजी से मुड़ा कि मैंने लगभग कुर्सी गिरा ही दी थी, लेकिन कमरा खाली था। सिर्फ मेरी साइड टेबल की मध्यम रोशनी, दीवारों पर फैलती छायाएं। लेकिन जब मैं आईने की तरफ वापस मुड़ा, वह अभी भी वहां थे और करीब। मैं पीछे लड़खड़ाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। आप क्या चाहते हैं? मैंने मांग की। मेरी आवाज फट गई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। अब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? उनका सिर थोड़ा सा झुका, जैसे वह मुझे देख रहे हों। फिर पहली बार उनका चेहरा बदला, दुख और तरस वाला चेहरा। मैं समझ नहीं पाया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनसे डरते हुए बिताई थी, लेकिन अब उनके चेहरे को देखकर मुझे कुछ और भी महसूस हुआ। हाँ, दया। रोशनी झिलमिलाई, उनका मुंह खुला जैसे वो कुछ कहने वाला थे। फिर आईना टूट गया। मैं चिल्लाया और पीछे हटा, उड़ते टुकड़ों से अपना चेहरा बचाते हुए। जब मैंने फिर से देखा, आईना फर्श पर टुकड़ों में था और टॉड अंकल गायब थे। लेकिन ठंड वही बनी रही जैसे थी। मैं उस रात नहीं सोया। मेरे कमरे की हवा भारी लग रही थी, जैसे कुछ अनदेखा अभी भी वहां था। मैंने अपनी रोशनी जलाए रखी, बिस्तर पर बैठा। जो मैंने देखा था उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। सुबह तक मैं डरने से थक चुका था। अगर टॉड मुझसे कुछ चाहते हैं, अगर वह मेरी पूरी जिंदगी मेरा पीछा किसी कारण से कर रहे थे, मुझे पता लगाना था आखिर क्यों। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। मैं उनकी कब्र पर गया। कब्रिस्तान शांत था। वहाँ हवा में गीली मिट्टी और गिरे पत्तों की गंध थी। टॉड अंकल की कब्र पीछे की तरफ थी, एक पुराने बलूत के पेड़ के नीचे। मेरी माँ कभी नहीं जाती। वह कहती थी कि यह बहुत दर्दनाक था। मैं वहाँ लंबे समय तक खड़ा रहा, पत्थर पर खुदे नाम को देखते हुए। टॉड माइकल रेनॉल्ड्स। उनकी मृत्यु की तारीख मेरे जन्म के साथ मेल खाती थी। मैं जानता हूँ आप यहाँ हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। आप मेरे जन्म से मेरे साथ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं अब सुन रहा हूँ। खामोशी। फिर हवा में एक बदलाव। मेरे चारों ओर पत्ते सरसराए, हालांकि कोई हवा नहीं थी। तापमान फिर से गिरा। वही जानी पहचानी बर्फीली ठंड मेरी त्वचा पर रेंग रही थी। और फिर मैंने उसे महसूस किया, पहले जैसा नहीं। भीड़ में कोई साया नहीं, आईने में कोई भूत नहीं, बल्कि ठीक मेरे पीछे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली,
खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया। फिर आवाज आई, तुम्हें मेरा होना चाहिए था। लेकिन इस बार उनकी आवाज धमकी भरी नहीं थी, वह टूटी हुई थी। मैं धीरे से मुड़ा, उम्मीद कर रहा था कि उसे वहां खड़ा देखूंगा, लेकिन इसके बजाय मैंने कुछ और देखा। एक यादगार, मेरी नहीं बल्कि उनकी। एक अस्पताल का कमरा, धुंधला प्रकाश, बिस्तर पर मेरी माँ थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई, जैसे वह एक नवजात शिशु को पकड़े हुए थी और वो शिशु मैं था। लेकिन वो वहाँ अकेले नहीं थे। एक काला आकार उनके पीछे मंडरा रहा था। कमरे में किसी और को नजर नहीं आ रहा था। एक साया जो अननेचुरल रूप से फैल रहा था। उंगलियां टॉड अंकल के कंधों पर मुड़ी हुई थी। उसकी मौजूदगी घुटन भरी थी। और फिर मैंने देखा जैसे टॉड गिर पड़ा। उसकी मौत का पल, कार हादसा कभी हुआ ही नहीं। वो अस्पताल कभी नहीं पहुंचे क्योंकि कुछ और उन्हें ले गया था और अब वो मुझे चाहता था। मैं भारी, मेरी सांसें उखड़ रही थीं। जैसे ही यह दृश्य गायब हुआ, कब्र के पत्थर के सहारे पीछे लटखड़ाया। मेरा सीना बहुत तेजी से उठ गिर रहा था। मेरी त्वचा पसीने से नम थी, जो सिर्फ टॉड के मुझे देखने के बारे में नहीं था। वो मेरी रक्षा कर रहे थे और जिस चीज ने उस रात उन्हें ले लिया था, वो अब मेरा इंतजार कर रही थी। ओके दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। तो आप बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।